इस फैसले से बानी तहरीक इंसाफ के एक बात ज़हन में रख लें, नून लीग को कोई खतरा नहीं है। और आज के पॉडकास्ट में खुदा की कसम मैं दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करूंगा बानी तहरीक इंसाफ को कि उसने बरवक्त NRO लेने का फैसला किया। नौरीन बाजी गई अडयाला और उसके बाद बाहर किसी ने या सहाफ़ी ने पूछा मैडम क्या उन्होंने शीशा बंद किया और साथ का अडयाला जेल नहीं जाना, ये बात मेरी लिख लीजिएगा। अब वापसी जनाब अडयाला जेल नहीं होगी। बानी तहरीक इंसाफ सिस्टम के तो नहीं लेकिन सहूनियत के तो जवाई है, तो जो सहूनियत का जवाई होगा उसको इतनी तो फैसिलिटी मिलेगी ना। मरसो मरसो सेंधना देसो ढीसो ढीसो पता नहीं की ना क्रिसो। ठीक है जी जी जी। ये शुरू कराया किसने? जरदारी साहब ने। ओ यार हु द हेल आर यू? और अपनी औकात देखो यार। ना सिंध किसी के बाप की जागीर है, ना पंजाब किसी के बाप की जागीर है। मोसाद अवामी एक्शन कमेटी किसने बनाई? ये 100% पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ ये एक टैक्टिस अडॉप्ट किया गया। ये 12 सीटें कश्मीर की हैं असेंबली की। उन्होंने कहा हाँ, ये कहां पे है? ये पूरे पाकिस्तान में है। पूरे पाकिस्तान में ये कोई तुक बनती है? रियासत ने मैसेज दे दिया खसूसन पीपल्स पार्टी को, तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारे अलावा चॉइस नहीं है सिंध के अंदर या कराची के अंदर। क्या परफॉर्मेंस भी तो देना, परफॉर्मेंस दे, आवाम को फैसिलिटेट करे। परफॉर्मेंस नहीं देनी, नॉट एट ऑल। सफाई फाड़ दो, ये ऐसे फाड़ते हैं ना सफाई, ये तो सफाई फाड़ दो ना। कुलसूम नवाज साहिबा बेड पे थी, डेथ बेड पे थी, तो एक यूथिया, बड़ा जिम्मेदार यूथिया लंदन का, वो अंदर आया, उसने वीडियो बनाना शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज की आज़ाद कास्ट के स्पेशल एपिसोड में हम दोबारा से आपको वेलकम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मर्द मुजाहिद, मर्द मैदान फयाजुल हसन चौहान साहब। और आज चौहान साहब से हम बहुत से तारीख के राज जो से हैं वो जानना चाहेंगे, जिनमें से एक राज ये भी है कि जब मुहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा बीमार हुई थी तो उनकी बीमारी के खिलाफ कैंपेन किसने ऑर्डर की थी? क्योंकि कल ही हमें नजर आया कि बाकायदा तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स की जानिब से सोशल मीडिया पर इमरान खान की पुरानी ट्वीट्स का हवाला दिया गया जिसमें कुलसूम नवाज की सेहतयाबी की दुआ की जा रही थी। तो ये फिर जो मुहिम थी किसने स्टार्ट करवाई? मजीद ये जो अदालत ने शिफ्ट करने का हुक्म दिया है, इसके ऊपर मजीद क्या तफसीलात हैं ये भी फयाज भाई से जानेंगे। और फिर सूबों के ऊपर क्या गेम चल रही है और पीपल्स पार्टी क्या कुछ कर रही है, ये भी आज फयाज भाई बिला झिझक आपको बताएंगे। तो जी फयाज भाई कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का। तो फयाज भाई आते हैं सबसे पहले सवाल के ऊपर कि कुलसूम नवाज साहिबा के खिलाफ जो एक कैंपेन स्टार्ट, आप तो उस दौर के नहीं शायद हैं, तो आपने क्या देखा? मैं चाहता हूँ कि आप आज कौम के सामने राज खोल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ना मैं बानी तहरीक इंसाफ को, पूरी PTI को मुबारकबाद पेश करूँगा उनको NRO मिलने पे, और दिल की अथाह गहराइयों से सदके दिल से शुभकामनाएं जनाब उनके नाम करूँगा। दूसरी चीज़, कल के अदालत के फैसले के बाद नौरीन बाजी गई अडयाला और उसके बाद बाहर किसी ने, हमजोली ने पूछा या कारकुन ने पूछा या सहाफ़ी ने पूछा मैडम क्या उन्होंने शीशा बंद किया और साथ का अलीमा बाजी आई अदालत से बाहर, हमजोलियों और कारकुनान ने और सहाफ़ियों ने पूछा हाँ जी क्या कहती हैं, क्या करती हैं। मुझे इस पे ना वो एक लतीफ़ा याद आ गया जी। एक बंदा था, उसकी छत की मुंडेर पे ना एक कौवा बैठा करता था। सुबह दोपहर शाम कां टा टा करके उसकी जिंदगी जीवन की हुई थी, तंग आया हुआ था। एक दिन उसने प्लान बनाया यार इसका कटा कटी निखेड़ो। उसने क्या किया, उसके पास राइफल थी, राइफल में उसने गोली भरी और उसने जब वो कौवा आया ना कागा कर रहा था, उसे निशाना ताक के ना फायर कर दिया। फायर जो ना वो चौक गया, खता हो गया निशाना, कौवा जनाब वहां से उड़ गया। साथ ही उसका हमसाया खड़ा था दीवार पे ना दूसरी साइड पे, वो देख के हंसना शुरू हो गया। उसने ठट्ठे बांधना शुरू कर दिए, तंज और इस्तेज़ा बंदे पे करना शुरू कर दिया। क्या फायदा यार, तुमने अपनी गोली भी ज़ाया करवाई और जनाब मकसद भी हासिल नहीं हुआ, कौवा भी नहीं मरा और वो भाग गया।
तो उस बंदे ने ना अपनी मूंछों को ताव देते हुए उसने कहा, बात सुन, मानता हूं कि मेरी निशाना खता गया, मेरी गोली जाया गई, मुझे मकसद वो हासिल नहीं हुआ, लेकिन एक फायदा जरूर हुआ है। अब ये कौवा मेरी मडेर पे आके टा टा और का नहीं करेगा। ये जो कल नूरीन बाजी और नीमा बाजी बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह इस तरह मुंह में उंगली रखे ना, तो मुझे वो कौवा याद आ गया, वो शख्स याद आ गया। पहली चीज तो ये है। अब टा टा खत्म और का खत्म, ये तो आप मुस्तनद आप चीज ध्यान में रख लें। अब आ जाते हैं जी इसका तजिया। बुनियादी तौर पर जी कहानी स्टार्ट होती है नहरों के मामले से। ठीक, नहरों का मामला जनाब लेकर आई रियासत और एस्टेब्लिशमेंट। किसके लिए लेकर आई? ना वहाँ किसी जनरल को जनाब ज़मीनें देनी थी, ना किसी करनैल को देनी थी, ना किसी कप्तान को देनी थी, ना किसी फौज ने अपने वहाँ पर कोई अदारे बनाने के लिए या फार्म हाउसेस बनाने के लिए वहाँ पे जनाब वो ज़मीन सराब करनी थी। पाकिस्तान के अंदर पंजाब की और सिंध की लाखों कनाल ज़मीन है कि जो बंजर हो जाती है, कि उधर पानी की एक्सेस नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये बरसात का मौसम, बारिशों का मौसम, सर्दियों की रेगुलर जो बारिशें होती हैं उस मौसम में आपका करोड़ों अरबों क्यूसेक पानी वो जनाब शुरू होता है जनाब आपका अल्लाह भला करे नीलम वैली से, कश्मीर की वादियों से, इंडिया के जनाब लद्दाख से, सिंध में, चनाब में, जेलम में, सतलज में, ब्यास में, रावी में इकट्ठा होकर पंजनद बनता है। वहां से जनाब सारे का सारा जाया हो जाता है, सिवाय एक दो जगह पे आपका जनाब तरबेला ते मंगला ते, बाकी सारा जाया। ये मुसलसल 79 साल से इस पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। रियासत ने सोचा चलो यार इसकी यूटिलाइजेशन की जाए। तरक्की याफ्ता माशरों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में, सेंसिबल माशरों में, सेंसिबल मुल्कों में प्लानिंग की जाती है, इस चीज को यूटिलाइज किया जाता है। ये अल्लाह की नेमत है, उस अल्लाह की नेमत को हम जाया कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ नहरें निकाल के ये पानी जाया होने से बचाया जाए और इसको जनाब हम ये जो लाखों कनाल और एकड़ जमीन है इसको सैराब करें। सैराब करने से क्या होगा? किसी जर्नैल के घर में खुशहाली नहीं आएगी, किसी आर्मी चीफ के घराने में खुशहाली नहीं आएगी, किसी कप्तान के घराने में खुशहाली नहीं आएगी। खुशहाली आएगी ओवरऑल पाकिस्तान में, खुशहाली आएगी ज़राअत में, खुशहाली आएगी सनत में, खुशहाली आएगी तिजारत में, खुशहाली आएगी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जनाब मामलात में, और इस तरह रोजगार आएगा। एक आपकी जनाब हेल्दी किस्म की एक बिजनेस एक्टिविटी वो स्टार्ट होगी माशरे के अंदर। क्या हुआ? मरसो मरसो सिंध ना देसो, ढीसो ढीसो पता नहीं की ना क्रिसो। ठीक है जी, जी जी। ये शुरू कराया किसने? जरदारी साहब ने, बिलावल जरदारी साहब को लगाया आगे, और फिर वो मरे मुक्के हुए सिंधी कौम परस्त उनको आगे लगाया। जीटी रोड्स बंद करवाई, मेन शहराएं बंद करवाई, अंडर प्रेशर किया। रियासत उस वक्त जनाब मई 2025 की जंग से फारिग होके आपकी जनाब ये इंडिया, इजराइल, अमेरिका और इजराइल, इस जनाब आपका ईरान, इनका जनाब जो झगड़ा था उसमें फंसी हुई थी। बहुत से मामलात में उन्होंने कहा ठीक है बैकआउट। पहला स्टेप आया वो। दूसरा स्टेप आया जनाब आपका कश्मीर का जनाब ये मोसाद अवामी एक्शन कमेटी। किसने बनाई? ये 100% पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की सपोर्ट के साथ ये एक टैक्टिक्स अडॉप्ट किया गया, हुकूमत को अंडर प्रेशर करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर करने के लिए। 12 सीटों का हवा। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसको किस तरह हाईलाइट किया गया, प्रमोट किया गया? बिलावल जरदारी साहब जाते हैं मुजफ्फराबाद, वहां पर बैठ के, आज से ये 1.5-2 महीने की पहले की बात है, इलेक्शन कैंपेन के रह गए थे 20 दिन 25 दिन, वहां पर अपने तमाम कैंडिडेट्स और फिर जो उस वक्त की हालिया मिनिस्टर्स थे और MLA थे, ओहदेदारों को बैठा के पूछते हैं ये 12 सीटें कश्मीर की हैं असेंबली की? उन्होंने कहा हाँ। ये कहां कहां पे है? ये पूरे पाकिस्तान में है।
पूरे पाकिस्तान में ये कोई तुक बनती है? इसकी कोई जरूरत है? आप लोगों ने 79 साल से इसको कैसे बर्दाश्त कर लिया? ये तो बर्दाश्त होनी नहीं चाहिए थी। इधर कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म, इधर आपके बीसीओ पुलिस के और फौज के और रेंजर्स के एहलकार शहीद, यहां पर एक लॉलेसनेस का एक माहौल गर्म, तबाही और बर्बादी, पूरी रियासत परेशान, पूरी कश्मीर की आवाम परेशान, इंटरनेशनल लेवल पे पूरी की पूरी पाकिस्तान की और कश्मीर की पोजीशन खराब। इंडिया इसके ऊपर पूरे का पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया उसने, रॉ ने। जिस इशू के ऊपर और जिस बुनियाद पे ये सारा फितना और फसाद हुआ, उसको और उसको लेजिटिमेट कौन कर रहा है? बिलावल जरदारी। और फिर तीसरी चीज, वहां पर बैठ के एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई जाती हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ओपनली। एस्टेब्लिशमेंट ये सुन ले, मैं मीर मुर्तजा भुट्टो का, मैं शाहनवाज भुट्टो का। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? मीर मुर्तजा भुट्टो एक गद्दार और एक जनाब मुल्क का और कौम का दहशतगर्द था, उसने त्यारा गवा करवाया। और शाहनवाज भुट्टो वो था कि जिसने पाकिस्तान के खिलाफ खुल खुला के पूरी यूरोप के अंदर, बरतानिया के अंदर की, और फिर जिस तरीके से वो वहां पे मरा। मतलब तुम क्या क्या दिखा रहे हो? 3 चीजें हो गई। फिर उसके बाद अब जनाब आपका नए सूबे, ओबलीग इंतजामी यूनिट्स, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने हस्बे साबिक जरदारी साहब सदारत की सीट पे बैठे हुए हैं, 3 गवर्नरशिप ली हुई है और मौज मेले सारे हो रहे हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा यार वही जो नहरों वाला हिसाब किताब चल गया था ना, वो हिसाब किताब इधर भी चढ़ जाएगा। हर दिन ईद और हर रात शबरात। उन्होंने कहा जी पहले मुराद अली शाह मरसो ते सिंध ढेसो ते क्रेसो ते मरेसो, वो वाली कहानी स्टार्ट। सिंध में ही तकसीम होगा। चलो, फिर उसके बाद शर्जील मेमन, फिर रही सही कसर आज से 4 दिन पहले 5 दिन पहले वो सईद गनी। ओ यार हु द हेल आर यू? और अपनी औकात देखो यार। जो कुछ हो जाए, दुनिया इधर उधर की हो जाए, सिंध को हम तकसीम नहीं होने देंगे। सिंध के हवाले से जनाब ये 28वीं तरमीम और जनाब ये नहीं थे, वो नहीं थे, असी नहीं थे, तुसी नहीं। ठीक है जी, ये अच्छा जी। अब मसला ये है कि मुझे ये बताएं, एक तो ये हो गया नून लीग ने भी थोड़ा सा, नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग रखी फैमिली की, उसमें किसी बाहर के बंदे को नहीं बुलाया। उसके बाद जनाब राणा सनाउल्लाह साहब ने हल्की हल्की टीवी चैनलों में जाके कुसमुस स्टार्ट कर दी। ठीक है, मुझे ये बताओ यार कि ये सारी चीजें तुम रियासत को उस इशू के ऊपर आंखें दिखा रहे हो कि जो टोटली आवाम से मुतल्लिका है, रियासत की बेटरमेंट से मुतल्लिका है। ना सिंध किसी के बाप की जागीर है, ना पंजाब किसी के बाप की जागीर है। 18वीं तरमीम के बाद जो असल ऑब्जेक्टिव थे आवाम को फैसिलिटेट करने के, खुदा की कसम उन शिक्कों के ऊपर 1% अमल नहीं हुआ। जो सूबों को पैसे देने या फैसिलिटेट करने की चीजें थी, वो पाकिस्तान के अंदर खानदानों ने वो ले ली कि हम खानदानों की यहां पर हुकूमतें होंगी, पैसा आएगा खरबों रुपया ट्रिलियंस में, उसमें से लूटमार होगी और हमारी जेबें भरेंगी। जो हुआ, या किसी पार्टी की हुकूमत आएगी, वहां पे आपका जनाब कोई ना कोई बैठ जाएगा, जनाब बुशरा बीबी बैठ जाएगी सर पे, बानी तहरीक इंसाफ का कंट्रोल होगा, आगे डम्मी किस्म का वजीर आला होगा, खुली लूटमार। लेकिन जो आवाम की बेहतरी के थे, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, बल्दियात के हवाले से, और खसूसन बल्दियात, उस पर ठिंगना भी काम नहीं हुआ। 18 से लेके अब तक एक दफा सिर्फ आपका बल्दियाती इलेक्शन जनाब इन हुकूमतों ने, जनाब सूबाई हुकूमतों ने, और ऑनरशिप इस तरह लेते हैं 18वीं तरमीम की कि जिसका नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह सहीफा आसमानी है, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, जैसे जनाब कुरान पाक की तरह या हदीस की तरह जनाब ये बड़ी मुकद्दस चीज है। और तुम्हारा अपने मफादात के ऊपर मबनी एक जनाब डॉक्यूमेंट है जो सारी पॉलिटिकल ग्रोहों ने मिलकर बंदरबाट की थी अपनी अपनी। उस बंदरबाट में जनाब तुमने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करा दिया। वफाक की 20,000 अरब वफाक की इनकम है जी, टोटल
20,000 अरब। उसमें से जनाब आपका 15,000 आता है FBR से, ठीक है जी, आपके रेवेन्यू आता है टैक्सेस का। 5,000 अरब, 5,500 अरब आता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू FBR को। तकरीबन 21,000 अरब इसमें से चला जाता है 11,000 अरब सुबह को, तकरीबन नहीं 9,000 अरब जनाब सुबह को चला जाता है, ठीक है जी। वफाक का जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन जनाब 22 से 23,000 अरब रुपया है, और वफाक को 8,000 अरब रुपए का डेफिसिट होता है। ये मैंने एक मोटा मोटा आपको जनाब एक कैलकुलेशन दी है। अब मसला ये है कि इस एक एक्ट के जरिए से रियासत ने मैसेज दे दिया सबको, खसूसन पीपल्स पार्टी को, तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारे अलावा चॉइस नहीं है सिंध के अंदर या कराची के अंदर। तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारे अलावा पंजाब के अंदर कोई चॉइस नहीं है। चॉइस हर जगह मौजूद है। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, और सियासत के अंदर हर चीज पॉसिबल होती है। तो जनाबे वाला, मैंने आपको एक तो एंगल ये बता दिया कि इस एक फैसले से सारी कुव्वतों को मैसेज चला गया कि अभी तो भाईजान आया है आपका अस्पताल में, उसके बाद जाएगा बनीगाला में, उसके बाद जनाब नहीं अगर आप सुधरोगे तो फिर आएगा इक्तदार में, चाहे वो खुद ना आए, पार्टी आ जाए, ठीक है ना। तो एक तो ये एंगल है। दूसरा एंगल, अच्छा एक सेकंड फयाज, के एंगल पे जाने से पहले अब ये चाहे पीटीआई की हुकूमत हो जाए, मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि ये पूरा पॉडकास्ट जो है ना एंड तक देखें, ये बड़ा दिलचस्प है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा फयाज भाई, ये जो पीटीआई है, बेशक इनकी हुकूमत आ जाए, चले मुस्लिम लीग नून भी आ जाए, पीपल्स पार्टी भी आ जाए, ये बल्दियाती इंतखाबात अगर फर्ज किया करवा भी देते हैं तब भी उनको पैसे नहीं देते, तो ये कीड़ा क्या है असली में जो कीड़ा, ये जरा पहले एक्सप्लेन करें। देखें, जरदारी साहब को गलतफहमी है कि 18वीं तरमीम हमने कराई तो उसकी चेंज हो गई, तो उनके पास पैसा, वो लूटमार, वो इख्तियारात, वो बल्दिया का, वो पुलिस का, वो तालीम का, वो तजारत का, सारे के सारे शोबे तो दे दिए सूबों को। अब होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था कि आप परफॉर्मेंस भी तो देना, परफॉर्मेंस दे, आवाम को फैसिलिटेट करें। परफॉर्मेंस नहीं देनी, नॉट एट ऑल। सफाई फाड़ दो, ये ऐसे फाड़ते हैं ना सफाई, ये तो सफाई फाड़ दो ना, परफॉर्मेंस वाली। देते तो हैं परफॉर्मेंस के। मैं आपको एक काउंटर आर्गुमेंट देता हूँ। अब देखें, एनएफसी अवार्ड में आपने कहा है कि 82% जो हिस्सा होगा वो आबादी के तनासुब से मिलेगा। तो सारे सूबे परफॉर्मेंस देकर आबादी बढ़ाते हैं। सर आगे ये भी तय हुआ है, ये भी तय हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट को उसकी आबादी के मुताबिक पैसा जाएगा थ्रू द बल्दियाती सिस्टम। जी, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं आपको एक और परफॉर्मेंस बताता हूँ। एनएफसी अवार्ड में जो 5% हिस्सा है वो गुर्बत का है, तो हर सूबा अपने गरीब बढ़ाते हैं ताकि परफॉर्मेंस बड़े ज्यादा पैसे। अगली चीज पे आ जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं अब आपके साथ चीजें रख रहा हूँ। इस फैसले से बानी तहरीक इंसाफ के एक बात ज़हन में रख लें, नून लीग को कोई खतरा नहीं है, ना इस हुकूमत 5 साल पूरे थे, हुकूमत को अभी कोई खतरा नहीं है। ठीक, अभी कोई खतरा नहीं है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है नून लीग की लीडरशिप पे, शहबाज शरीफ साहब पे, कि आइंदा आने वाले सूबों या इंतजामी ढांचों की और यूनिट्स की तश्कील में उनका एटीट्यूड क्या होता है। अगर तो जनाब सिंध वालों की तरह पीपल्स पार्टी का एटीट्यूड आप रखेंगे, अपनी जागीर समझेंगे, पंजाब को अपना जनाब जाती प्रॉपर्टी समझेंगे, और फिर कोई किसी को बुद्धू नहीं बना सकता आजकल के दौर में। मैं अक्सर डायलॉग किसी का है, किसी यूरोपियन स्कॉलर का है, लेकिन उसको मैंने अपने लफ्जों में कन्वर्ट किया हुआ है कि यू कैन चीट एंड डिसीट एंड डिसीव समवन समवेयर समटाइम एंड सम प्लेस, बट यू कैन नॉट चीट एंड डिसीट एंड डिसीव एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम एंड एवरी प्लेस। मतलब है कि तुसी जनाब किसी एक जगह जनाब बुद्धू बना सकते हो, हर किसी को हर जगह हर मौके पे बुद्धू नहीं बना सकते। ये जो चलाकी करने की कोशिश करते हैं ना, ये तेज तरारी जरदारी साहब ने की, ये जो मैंने 4-5 इश्यूज आपको बताया एक्सपोज हो गए। अगर तो नून लीग और शरीफ खानदान उसने ख्वाजा आसिफ की तरफ से, राणा सनाउल्लाह की तरफ से, किसी और दूसरे तीसरे की तरफ से कोई इस तरह की
चतर चालाकी करने की कोशिश की तो नुकसान होगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, जिस तरह बानी तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल बाद उनको अकल आई, और आज के पॉडकास्ट में खुदा की कसम मैं दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करूंगा बानी तहरीक इंसाफ को कि उसने बर वक्त एनआरओ लेने का फैसला किया। सियासत मैं पिछले को 4 साल से टॉक शोज के अंदर भी कह रहा हूं, पॉडकास्ट के अंदर भी कह रहा हूं, सियासत होती है 4 मफादात के ऊपर मुबनी। सियासतदान वो होता है, सियासी पार्टी, सियासी ग्रोह होता है। मुल्क और कौम का मफाद, अपनी पार्टी का मफाद, अवाम का मफाद और अपना जाती मफाद। जो इन 4 मफादात के लिए बैकआउट नहीं कर सकता, बिक नहीं सकता, झुक नहीं सकता, कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, वो पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पर्सन और पॉलिटिकल ग्रोह ही नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं कहता हूं बानी तहरीक इंसाफ का मैंने यहां पर आज से कुछ दिन पहले अपने व्लॉग में कहा था, और ये मार्केट में ये चीज आई कि आज से कुछ हफ्ते पहले बानी तहरीक इंसाफ ने जेल से अलीमा बाजी को एक मैसेज भेजा था। उसने कहा था भाईजान मैं गया हूं थक, और मैंने ये जज कर लिया, ये जो मैंने सोहेल अफरीदी अपनी तरफ से नया घोड़ा लाया था कि ये आके सीधा आके बजेगा अलेक्जेंडर की तरह राजा पोरस के हाथियों को, और जनाब यहाँ पे जंगोजदल करेगा और तहस नहस कर देगा जनाब रियासत को, कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। मेरे सारे के सारे छोले छुआरे बिक गए हैं। अब किसी तरीके से अलीमा बाजी को एडवाइस किया गया कि रियासत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो जिस कंडीशंस पे भी होता है चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, ख़त्म करो। उस वक्त लोगों को समझ नहीं आया। ये पिछले 2, 3, 4 हफ्तों के अंदर, 5 हफ्तों के अंदर, 1.5-2 महीनों में ये सारी चीज़ें फिर अलीमा बाजी ने सोहेल अफरीदी के साथ मिलके, मोहसिन नकवी साहब के साथ मिलके ये सारी चीज़ें फाइनलाइज की, और ये बिल्कुल ठीक की है। बानी तहरीक इंसाफ ने पहली दफा सियासतदान होने का सबूत दिया है। लान तान तो होगी, जो पिछली आपकी करतूतें थी, जो पिछले आपके नारे थे, जो पिछली आपकी आकड़ थी, जो पिछली आपकी चुड़ों वाली आकड़ थी, जो पिछली आपकी नरगिसियत थी, ये चीजें तो आएंगी। लेकिन दौरे हाजिर के हवाले से और मौजूदा हालात के हवाले से, सर्कमस्टेंसेस के हवाले से 100% एप्रोप्रिएट फैसला किया। अच्छा फयाज भाई, आपको ये लग रहा है कि अब चूंकि देखें एक चीज तो हमारे सामने क्लियर है कि ये ऑफर पहली दफा इनको नहीं मिली, 2 साल पहले भी इनको यही कहा गया था कि आप खामोश हो जाएं, आपको बनी गाला भिजवा देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने बात नहीं करनी है, एहतजाज, ये फितना फसाद नहीं मचाना। 2 साल पहले भी यही था। उस टाइम तो ये फिर पीटीआई वाले नकदा कोका पर नाचते रहे कि जी वो डट गया है, और अब उनकी आंखों के सामने हो रहा है कि अलीमा खान भी चुप है, नूरीन नियाजी भी चुप है, सारे खामोशी से बैठे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जो इन्होंने एक जहनी मरीजों की एक लॉट पैदा की है, क्या वो इस एनआरओ को हजम कर पाएगी या वो भी इनको गालियां देगी? मैं अभी जनाब वो अपने बाप, मरे हुए बाप के जनाब अंगूठों पे साइन करवा के प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाने वाले वो मोईद पीरजादा, उसका मैं वीलॉग सुन रहा था, मेरा हंस हंस के बुरा हाल, उसने तो तहस नहस कर दिया पूरी पीटीआई को। अच्छा, तो मेरा सब बकवास करते हैं, पूरा क्रेडिट जाता है एस्टेब्लिशमेंट को, और फला चैनल को, फला कर्नल को इस फैसले का, ठीक है। तो देखो, मैंने कल आपको कहा था ना कि ये जो मार्केट है ना डॉलर्स कमाने की, एक तो वो खत्म हो जाएगी। मैंने कल के भी आपके पॉडकास्ट के अंदर भी आपको ये कहा था। अब इनकी व्यूअरशिप जनाब वो जो मिलियन से के में आई, के से जनाब अब ये चंद के तक आपकी ये जो बाहर के भगोड़े है ना, इनका कारोबार तो हो गया ठप। कोशिश करेंगे चीन चढ़क फड़क फड़क जाना, जिसके ऊपर बड़ा इन्होंने यूथियों ने मेरा मजाक उड़ाया था। तो लेकिन मैं ये समझता हूं कि चीजें अब जाएंगी अच्छी बेहतरी की तरफ। अगर तो पीपल्स पार्टी ने रवैया ठीक कर लिया और नून लीग ने, तो फिर तो भाईजान मुड़ दोबारा, लेकिन अडयाला जेल नहीं जाना, ये बात मेरी लिख लीजिएगा। अब वापसी जनाब अडयाला जेल नहीं होगी। अगर रूल्स को तोड़ा गया, अगर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आ जाएगा, उसमें चीज़ें क्लियर है कि हाँ जी मेडिकल बोर्ड की अथॉरिटी है कि कितने दिन वो रखना चाहते हैं, अगर वो समझते हैं कि ये सेहतमंद हो गया है तो वापस भेज दें, ठीक है जी। और कोई परमानेंट यहाँ रखने की वो नहीं है। हालांकि ये पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 उसकी
रूल 197 और 397 इसकी खिलाफ वर्जी है ये वाला फैसला। पाकिस्तान, अच्छा फिर उसके बाद जनाब आपके आगे प्रिजन एक्ट 1894, प्रिजन एक्ट 1894 और पाकिस्तान रूल्स 1974, दोनों की खिलाफ वर्जी है ये। रूल्स के मुताबिक मैं वजीर जेल खाना जाता रहा हूं, मैं ऑन ओथ आपके सामने रख रहा हूं, रूल्स के मुताबिक, और फिर आइन की दफा 4 और दफा 25 की भी खिलाफ वर्जी है। आइन की दफा 4 और 25 कहती है कि इक्विवेलेंट हर शहरी को कानून और इंसाफ की और रहने सहने की और जान माल इज्जत की सहूलतें मिलेंगी। क्या ये पाकिस्तान में किसी दूसरे कैदी को ये वाली फैसिलिटी मिलेगी? नहीं। और प्रिजन एक्ट और प्रिजन रूल्स क्लियर कट कहते हैं 197, 397 कि जनाब किसी कैदी को किसी किस्म की बीमारी हो जाए, सुपरिटेंडेंट जेल अपनी रिकमेंडेशन भेजेगा आईजी जेल खानाजात को, आईजी जेल खानाजात होम डिपार्टमेंट को, होम डिपार्टमेंट की अप्रूवल से वो सरकारी अस्पताल, किसी भी सरकारी अस्पताल के अंदर जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल का तस्वर और कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन चलो बानी तहरीक इंसाफ सिस्टम के तो नहीं, लेकिन सहूनियत के तो जवाई है, तो जो सहूनियत का जवाई होगा उसको इतनी तो फैसिलिटी मिलेगी ना। अपना थूका चाटने के हवाले से भी इनको फैसिलिटी दी गई जी कि चलो यार आप थूका चाट लो। इन्हीं की तकरीरें है ना उस दौर की, आप भी सुनी हमने भी सुनी कि ये जब करप्शन करके जेल में जाते हैं तो फिर कहते हैं हमारा इलाज अस्पतालों में कराओ, अच्छे अस्पतालों में कराओ, ये बीमार हो जाते हैं, इनको बीमारियां लग जाती हैं, उससे पहले तो ये ज़हनी दबाव में आ जाते हैं। आज अपनी रिपोर्ट में भी यही है कि एंजाइटी। तो ये चीजें। अच्छा फयाज भाई, एक चले जाते जाते ये जो कलसूम नवाज के खिलाफ कैंपेन थी, क्या इन्होंने खुद डायरेक्ट की थी कि नहीं थी? कि आप तो गवाह। कलसूम नवाज साहिबा जब लंदन में एडमिट थी, जनाबे वाला प्रॉपर ऑफिशियली पीटीआई की तरफ से बंदे डिप्यूट हुए थे जो उस अस्पताल के अंदर हर वक्त इर्द गिर्द मौजूद होते थे। और फिर एक मशहूर ज़माना जिल्लत आमेज किस्म का एक वाक़या हुआ था कि कलसूम नवाज साहिबा बेड पे थी, डेथ बेड पे थी, तो एक यूथिया, बड़ा जिम्मेदार यूथिया लंदन का, वो अंदर आया, उसने वीडियो बनाना शुरू कर दी। ये तारीख का हिस्सा है और ये प्रॉपर अप्रूवल के साथ अनिल मुसर्रत के जो इसका स्पॉन्सर्ड था, इंडियन रॉ का एजेंट है, ठीक है जी, अंडरकवर एजेंट है, जिसने शहबाज गिल को यहां पर भेजा, जो अरबों रुपया बानी तहरीक इंसाफ पे लगाता था, उसने जनाब उस पूरे को ड्रामेटाइज किया, पिक्चराइज किया, उसकी स्पॉन्सरशिप, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट, ये सारा किया, सारा कुछ करते हैं। फिर नाज़रीन, इसके साथ ही आज के शो का इख्तिताम करते हैं। और देखिए, हमारे तहरीक इंसाफ के भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, आपने घबराना नहीं है। अभी तो सिर्फ एक जगह पर आपने थूक के चाटा है, अभी आपने बूट पॉलिश करके भी उस थूक को भी चाटना है। हो सकता है आपको बैरून मुल्क भी जाने का मौका आ जाए, वो वाली थूक भी चाटनी पड़ जाए। तो इस पर अहमद फरहाद मरूफ शायर का एक शेर मुझे याद आ रहा है, यूथिया बनना नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक थूक का दरिया है और चाट के जाना है। बहुत शुक्रिया।